1899 में, कल ही मैं आपको बता रहा था कि अपने यहां पर एक भयंकर अकाल पड़ा, छपनिया, कल बात कर रहे थे ना, कल की बात है ना। तो कल अपने पढ़ रहे थे 1899 में अपने यहाँ पे कौन सा अकाल पड़ा, और मैंने बताया था भाई बहुत भयंकर अकाल था, मिनक मर गए थे आधे, पशु मर गए थे। और इसको छपनिया काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था? 1956। पूरे देश में अकाल था, अंग्रेजों के भी अकाल था, अपने भी अकाल था। अंग्रेज अपने इलाके में लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, राजा महाराजा अपने इलाके में बचाने का प्रयास कर रहे थे, पर कहीं सबसे अच्छा यदि अकाल में लोगों को बचाने का काम किया था तो वो राजा कौन था? तो अंग्रेज बड़े राजीवीर। अंग्रेजों ने कहा यार एक राजा ने इतना सक्सेसफुली मैनेज किया अकाल को कि वहां पर जनता को ज्यादा मरने नहीं थी। कहते गंगा सिंह ने शहर के अंदर तो भंडारे खोल दिए थे कि शहर में तो यदि किसी आदमी के घर पे रोटी नहीं है तो यहाँ भंडारा है, भंडारे में खा के जाओ, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ रोटी खा के चले जाओ, कि बाकी चीजें बाद में, पेट तो भर लिया जाए। अकाल के टाइम में तो मिनिमम पे आ जाओ कि जिंदा रह जाए, वही बहुत बड़ी बात है अपने, तो पेट तो भरा जाए। गांव के अंदर क्या किया जाए, तो गांव के अंदर ऊंटों पे बाजरा लाद लाद के भेजा था कि हर गांव के अंदर जाके पूछो कि कोई ऐसा घर नहीं हो जो भूख से मर रहा हो, तो बाजरा नहीं बचा और अब खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे तो मरेंगे बाद में, और क्या करेंगे, उनको बाजरा तो दे के आओ, बाकी जरूरतें बाद में पूरा करेंगे, बाजरे के रुपए बाद में ले लेंगे, एक बार तो दो लिख लो, बाद में जब फसलें होगी तब कितना क्या टैक्स लेना है, टैक्स नहीं लेना वो बाद में देखेंगे। अंग्रेज बड़े राजी हुए इस बात से, और अंग्रेजों ने इसको एक उपाधि दी, केसर ए हिंद। क्या उपाधि दी? कैसर जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? कैसर। कैसर मतलब जर्मन भाषा का शब्द है, और जर्मनी में इसको बोलते हैं सम्राट। जर्मनी मतलब क्या होता है? तो जर्मनी के राजाओं के नाम भी आप पढ़ोगे, विलियम कैसर, राजा का नाम ही क्या पढ़ लोगे वहां पे? तो कैसर का मतलब क्या होता है? सम्राट। तो कैसर हिंद का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान का सम्राट। तो भाई हिंदुस्तान का सम्राट, यदि हिंदुस्तान का वो राजा जो बाकी लोगों को बचाता है, वो राजा कौन है? किस अकाल की वजह से? जो कि किस साल पड़ा था? इसी साल 1899 की बात है। अंग्रेज चाइना में बिजनेस करते। कहां पर बिजनेस करते? चाइना में अंग्रेजों का बिजनेस हुआ करता, और चाइना में जो चाइनीज लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। चाइना में थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, जिम विम जाने वाले बंदे थे, कुछ बॉक्सर थे। कौन थे? और उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो कौन सा विद्रोह हो गया? अब बेचारे अंग्रेज यहाँ पे अकाल में निपटने में लगे हुए हैं, उधर चाइना में उनके खिलाफ क्या हो गया? विद्रोह। किसने कर दिया? तो बॉक्सर विद्रोह। नाम ही क्या उसका? बॉक्सर विद्रोह। अंग्रेजों को पीटना शुरू कर दिया वहां, अंग्रेज जो भी बिजनेस करे उनको पीटे। तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहा कि यार गंगा सिंह, वहां हमारे खिलाफ चाइना में लड़ाई चल रही है, चाइना में कुछ बॉक्सर ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया, तू जाके संभाल सकता है क्या? तो इसने चला जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? तो रुपए देंगे। तो रुपए दो तो फिर चला जाऊंगा। अकाल के टाइम में रुपए की तो आवश्यकता थी, तो तुम रुपए दो, मैं वहां चला जाऊंगा। पर उन्होंने कहा तू रुपए के चक्कर में जा तो रहा है, पर वो बॉक्सर है, कि ये नहीं हो तू जाए मार खा के वापस आ जाए। उसने कहा मजाक मत किया करो, उनकी जितनी आंखें खुली रहती है ना, उतनी मैं सोते टाइम खोल के रखता हूं। लोग गंगा सिंह गते मेरे को, और चीन में घुस के चीनियों को इतना बुरा मरा था कि अंग्रेज इतने राजी हुए कि अंग्रेजों ने फिर इसको एक मेडल दिया, चीन युद्ध पदक। क्या दिया था? कि चाइना का वॉर यदि कोई राजा जीत के आया था तो कौन जीत के आया था? तो चाइना वॉर मेडल क्या दिया गया था। तो अपने जब ये घटना हुई थी ना, गलवान, लद्दाख वाली गलवान घाटी वाली घटना हुई, तो अपने अखबार का हेडलाइन थी कि हमारे एक राजा ने आज के 120 साल पहले चीन को चीन में घुसकर मारा था। वो राजा कौन था? अब बताओ, अंग्रेजों के साथ रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं? तो वहां लंदन वगैरह पढ़ने के लिए जाया करते, लंदन वगैरह घूमने के लिए जाते, और वहां जाके राजा ने एक चीज नोटिस की कि यहां पर राजा तो बनता है लेकिन जनता भी शासन में भाग लेती है। इंग्लैंड में राजा तो आज दिन तक है, तो क्या वहां पे राजा का राज है ना? डेमोक्रेसी। इसका मतलब राजा अपनी सीट पे बैठा है, लेकिन डिसीजन कौन लेती है? संसद। कौन लेती है? और संसद में कहां के लोग आते हैं? जनता। जनता के प्रतिनिधि कहां पर बैठेंगे? संसद। और वो कोई डिसीजन लेंगे, फाइनल साइन उन पे कौन करेगा? राजा। यही तो सिस्टम है। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, वहां पर कौन हो जाता है? राजा। और डिसीजन सारे कौन लेती है? संसद। संसद में किसके लोग बैठते हैं? जनता। तो भारत में किसी राजा ने सबसे पहले अपने संसद बना दी थी, वो बीकानेर है। वो राजा कौन था? गंगा सिंह। वो राजा कौन है? गंगा। 1913 में संसद बनाई गई बीकानेर में, और उस संसद का नाम रखा गया प्रजा प्रतिनिधि सभा। क्या नाम रखा गया? बोलो देखे। वही तो मतलब है।
प्रजा मतलब जनता, जनता के कौन आएंगे? अभी भी संसद में कौन बैठते हैं? आप खुद बैठते हो जाके? आपके द्वारा चुना गया आपका बंदा बैठता है। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली कहां पे बनाई गई? बीकानेर। कब बनाई गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, BHU। अच्छा, ये पहले कॉलेज हुआ करता था। ये कॉलेज बना था 1898 में। कब बना था? 1898 के अंदर बनारस में कॉलेज बनाया गया जिसका नाम रखा गया बनारस हिंदू कॉलेज। क्या नाम रखा गया? और ये कॉलेज बनाने वाली एक महिला थी, उसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? तो एनी बेसेंट ने यहां पर 1898 में 1898 में बनारस में कॉलेज बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? बनारस हिंदू। अब एक नए बंदे आए, उनका नाम क्या है? और उन्होंने कहा इस कॉलेज को अपने क्या बनाते हैं? यूनिवर्सिटी। कॉलेज छोटा होता है, यूनिवर्सिटी होगी तो बड़ी हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो रुपए कहां से आएंगे? तो कहा चंदा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चंदा। चंदा किससे लेंगे? पैसे वाले लोगों से। पैसे किसके पास में? या तो राजा महाराजाओं के पास में या शेर साहूकार। मदन मोहन मालवीय ने बनाई एक लिस्ट, और लिस्ट बना के एक बंदे के पास गए, साहब फलान जी आप सेठ हो, आपकी कमाई हमें पता है खूब सारी है, चंदा दो, स्कूल के लिए चंदा दो, कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए चंदा दो। और पूरे भारत में जितने सेठ साहूकार राजा महाराजा थे सबने दिल खोल के चंदा दिया। किसी ने भी मालवीय जी को मना नहीं। पुण्य का काम है, भला काम है, पढ़ाई का काम है, लेके जाओ पैसे। ऐसे करते 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 मालवीय जी पहुंचे बीकानेर। बीकानेर एकदम लास्ट का राज्य, भारत खत्म हो रहा है वहां पे जाके। उधर तो आप मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े वकील थे, गंगा सिंह वैसे भी उनको जानते थे। राजा महाराजाओं के टाइम में एक रिवाज ही हुआ करता था कि राजा सुबह सुबह उठ के दान बांटा करता। भले दान दे 100 रुपए का है पूरे दिन में, पर थोड़ा बहुत कुछ किया करता था। लोगों में कंबल बांट दी, थोड़े बहुत रुपए बांट दिए, किसी को और कोई दिक्कत है वो दिक्कत दूर कर दी। एक दिन दान लेने वालों की सुबह सुबह लाइन लगी हुई, गंगा सिंह जी अपने वहां बैठे। हाँ भाई क्या दिक्कत है? कोई के साहब बरसात आई थी, झोंपड़ा था, झोंपड़ा गिर गया, झोंपड़ा नए बनाने कितने रुपए लगेंगे? कि साहब 3 रुपए लगेंगे, 2-3 रुपए। और आदमी यार उसने कहा था मेरे तो रात को सर्दी पड़ती है, रात को ओढ़ने के लिए कंबल ही नहीं है, हमारे तो घर पे बिस्तर भी नहीं है, इसको साहब कंबल दे दो। ये सबको दान बांट रहे। इतने में गंगा सिंह की नजर पड़ी, अरे 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 आप कैसे खड़े हैं भाई यहाँ पे? अरे वकील साहब आप आगे आओ, पंडित जी आप इधर मत खड़े रहो। उन दान वाली लाइन के अंदर एक बंदा खड़ा है, वो बंदा कौन है? पर मदन मोहन मालवीय ने कहा राजा जी ठीक है मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन आज तो मैं दान लेने आया हूं तो यहीं खड़ा रहूंगा। अरे पंडित जी ले लेना, आप दान पर आगे बैठ तो जाओ यार बराबर, आप यूं खड़े हो मुझे बुरा लगता है। इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना बड़ा वकील यूं सामने खड़ा कि नहीं नहीं आज तो आप सिंहासन पर विराजो, पहले मेरी मांग पूरी करो, उसके बाद आप कहोगे वैसे मैं कर लूंगा। बताओ क्या मांग है? तो उन्होंने कहा आपसे तो छुपी भी तो बात है नहीं, हम BHU के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा दो। ठीक है साहब दे देंगे, कितना देना है? देख लो भाई, चंदा श्रद्धा अनुसार दिया जाता है, जो जीता दे उतना दिया जाता है। फिर भी पंडित जी आप बताओ उस हिसाब से दे देंगे। कहा भाई जयपुर के राजा ने दिए 5 लाख रुपए। कितने दिए? अलवर वालों ने दिए 4 लाख। अब आप देख लो क्या दोगे। और चंदा लेने आपके पास घर पे जो भी आते हैं ना, इसी प्रकार से आपको भड़काते हैं ना। वो आपको आगे कहेंगे कि आपके जो पड़ोसी है ना, इन्होंने 500 दिए। उनके कहने का मतलब होता है कि ये जब लिचड़ 500 दे सकता है तो अच्छा आदमी है। तो आप कहते हो अच्छा इसने 500 दिए, 1100। तो आप उसको कितने देते हो? 1100। वो आपके अगले घर में जाके आपके लिए कहता है कि ये मंगता कंजूस है, ये 1100 निकाल गया, तो अगला कितना दे देता है? 2100। तो उनका वो चलता रहता है, मामला एकदम सेट बैठा रहता है। तो गंगा सिंह जी ने कहा कि छोड़ो बाकियों ने कितने दिए, आप तो पंडित जी आप बताओ कितने चाहिए, आप तो मेरे दोस्त हो यार, घर किसी बात बता दो। और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि राजा साहब बात यह है कि खर्चा हमने जोड़ा था इतना, पर खर्चा हो रहा है ज्यादा। हमने चंदा पूरे भारत से इकट्ठा कर लिया पर रुपए पूरे नहीं पड़ रहे, और मुझे लगता है मेरे को एक बार और चक्कर काटना पड़ेगा, लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके रुपए कंप्लीट होंगे। गंगा सिंह ने कहा पंडित जी ऐसी बात है तो अब आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, ये खाली चेक है, भर लेना। आज के बाद जितने रुपए लगेंगे वो सारे के सारे मेरी तरफ से। मदन मोहन मालवीय कितने राजी हुए कि उन्होंने घोषणा की कि राजा साहब आपने लिहाज रख ली हमारी, अब लाज रखी है हमारी। मैं घोषणा करता हूं कि जब तक आप जिंदा हो, BHU के कुलपति हो, जब तक आप जिंदा हो BHU के कुलपति, समझ गए? VC 1943 1943 तक, जब तक गंगा सिंह जी जिंदा रहे थे, BHU के ऑनररी VC वही हुआ करते।
भविष्य का काम तो कोई और बंदा करता, राजा तो कैसे करेगा। पर फिर भी एक नाम मात्र की उपाधि दी हुई थी कि बीएचयू के कुलपति किसको माना जाए, गंगा सिंह जी। 37 के आसपास में गंगा सिंह जी बीमार हुए तो बीएचयू को लेटर लिखा कि भाई अब ये नाम मात्र की उपाधि है, क्या मतलब है इसका, हटा दो, मेरे से आया तो जाता नहीं कभी बीएचयू। बीएचयू ने मना किया कि नहीं साहब, आपके हिसाब से हम बैठे हुए हैं, आपका नाम कैसे हटाया जा सकता, आप मरोगे तब हटा देंगे, जब तक आप जिंदा हो तब रहोगे। राजा ने अपनी तरफ से और घोषणा की। राजा ने कहा कि बीएचयू में बीकानेर के जितने जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए, उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए। मालवीय जी ने कहा ठीक है, उनसे कोई फीस नहीं लेगा, वो फीस मैं दूंगा, मेरे फंड से ले ली जाए। हॉस्टल में रहने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी भी कोई फीस नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो बीकानेर के जितने भी स्टूडेंट जाते उनके डायरेक्ट एडमिशन हुआ करते, सीटें रिजर्व हुआ करती, और उनका स्कूल का फीस और हॉस्टल का फीस बीकानेर रॉयल फैमिली या बीकानेर का जो भी राज्य का कोष था वहां से दिए जाते। कौन से विश्वविद्यालय में, कब बना, किसने बनवाया, किसने चंदा दिया। सेना को बोलते हैं रिसाला। सेना क्या बोलते हैं, रिसाला बोलते हैं सेना को। तो गंगा सिंह ने सेना बनाई तो उसका नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया, ये ऊंटों की सेना थी। किसकी सेना थी, क्योंकि वो जानते थे कि बीकानेर साइड में ना तो पैदल आदमी चल सके, ना चल सके वहां पे घोड़े, कोई जानवर जो यहां चल सकता है वो क्या चल सकता है, ऊंट। तो ऊंटों की सेना जो बीकानेर राज्य की थी वो क्या कहलाती थी, बीकानेर की ऊंटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती थी। बीकानेर कैमल कॉर्प्स वाज कॉल्ड एज गंगा रिसाला। बीकानेर की ऊंटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती थी। बीकानेर कैमल कॉर्प्स वाज कॉल्ड एज गंगा रिसाला। बीकानेर कैमल कॉर्प्स वाज कॉल्ड एज गंगा रिसाला। बीकानेर की ऊंटों की सेना क्या कहलाती थी, गंगा रिसाला। इस सेना ने दोनों वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ने के लिए गई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गई थी। देखो ये तो ना, जब देश आजाद हुआ तो राजाओं ने अपनी सेना भारत को दे दी। पर राजा ने अपना राज्य भारत में मिलाया तो अपनी सेना भी किसको दे दी, भारत। तो गंगा रिसाला के जो फौजी थे वो किसमें शामिल कर लिए गए, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी में बाद में गंगा रिसाला का नाम हो गया था 13 ग्रेनेडियर्स। क्या नाम निकाल दिया। तो आज भी आपकी सेना में जो 13 ग्रेनेडियर है, 13 नंबर की जो ग्रेनेडियर है वो पूरी की पूरी क्या है आपकी, गंगा रिसाला है। पर जब 13 ग्रेनेडियर बनाई गई तो गंगा रिसाला के फौजी तो सारे ले लिए, ऊंट घर भेज दिए। ऊंटों का अब क्या काम है, इंडियन आर्मी में ऊंटों का काम नहीं, तो वापस भेज दिए। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। पाकिस्तान जैसलमेर वाला मोर्चा खोल देता है। जब उसने जैसलमेर वाला मोर्चा खोला उस दिन इंडियन आर्मी की समझ में आई कि इस बाउंड्री पे तो ना तो जीप काम करे ना पैदल काम करे, यहां पे तो काम कौन करेंगे। इसलिए 1965 की जंग के बाद, 1965 के युद्ध के बाद भारत ने एक नई सेना बनाई जिस सेना का नाम है बीएसएफ। क्या नाम है, जो बॉर्डर पे ही रहेगी हमेशा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम है उसका। और बीएसएफ वालों को ऊंट दिए। बीएसएफ वालों को क्या दिए, तो जब बीएसएफ वालों को ऊंट दिए गए तब किसी ने कहा कि साहब आप तो आज ऊंटों की सेना बना रहे हो, यहां तो राजाओं ने पहले से बना रखी थी। कहां के राजा ने, तो कहा साहब बीकानेर के राजा ने बना रखी थी। इसलिए वो जो बीएसएफ में ऊंटों वाली टुकड़ियां बनाएगी उसके पहली टुकड़ी का नाम रखा गया बीकानेर कैमल कॉर्प्स। क्या नाम रखा गया। इसलिए बीएसएफ जो आपकी है उसकी यदि मोटिवेशन कहीं से मिलता है तो कौन सी सेना से मिलता है, गंगा रिसाला कौन से वर्ल्ड वॉर में लड़के, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ, 14 से। अंग्रेज लड़ने के लिए गए, अंग्रेज लड़ने के लिए गए तो राजा महाराजाओं को लेके गए, पर अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा को बुलाया नहीं। उन्होंने जिन जिन राजाओं को बुलाना था बुला लिया, बीकानेर वालों को नहीं बुलाया। तो गंगा सिंह ने चला के अंग्रेजों के पास मैसेज किया कि यार मैं भी लड़ना चाहता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अंग्रेजों का भाई चला के लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गए भाई लड़ने के लिए वहां गए तो अंग्रेजों का हाँ बताओ भाई कहां पे लड़ना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो गंगा सिंह जी आप तो बैठो और सेना को भेज दो लड़ने के लिए। तो क्यों, तो कहा हमारे तो भाई रूल है कि राजा और राजकुमार सेना के साथ आ तो सकते हैं लेकिन लड़ने के लिए नहीं जा सकते, वो केवल बैठे रहेंगे। लड़ेगी सेना, वो केवल निर्देश देंगे, डायरेक्शन करेंगे, डिक्टेट करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। गंगा सिंह का फिर रहने दो, तो मैं तो खुद लड़ूंगा। और यूं सेना में बेइज्जती नहीं हो कि राजा तो बैठा हुआ हम लड़ रहे हैं। अरे तो राजा की गोली लग जाए, लग जाए तो लग जाए, सैनिकों के भी तो लग सकती है। इसलिए एकमात्र राजा जिसको अंग्रेजों ने परमिशन दी कि तू जाके लड़ सकता है वो कौन था। तो लड़ूं कहां जाके, तो कहा टर्की। कहां जाके लड़, तुर्की। तुर्की जो देश है,
तुर्की में क्या क्या आता था पहले? तुर्की खुद तो है ही, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, इजराइल, फिलिस्तीन, अरब, यूएई, ये पूरा जो मुस्लिम इलाका है इसका एक ही राजा होता, वो तुर्की का राजा होता। ये पूरा तुर्की था। इस तुर्की को बीकानेर ने 10 युद्धों में लगातार हराया था। गंगा रिसाला लगातार 10 युद्ध हराता है तुर्की को, इसलिए अब बापड़ा तुर्की तुर्की है। तो इस तुर्की को ही बना के आया था, तो वो सेना कौन सी थी? भयंकर ही मारा था इनको। इराक को, ईरान को, लीबिया, सीरिया, इन सबको आजादी करवा के बीकानेर रिसाला ही आया था, और ये सब आजाद हो गए। आज के बाद ये तुर्की के नीचे नहीं है, आज के बाद आजाद है। अब 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। 1919 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में कहा कि अब एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में बात करते हैं आगे से कोई भी लड़ाई नहीं करे, अब जो लड़ाइयां होगी वो हो गई। मीटिंग कहां करेंगे? तो कहा पेरिस। कहां पे करेंगे? इसलिए उस मीटिंग का नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। मीटिंग का क्या नाम है? पूरी दुनिया से 32 आदमी बुलाए गए मीटिंग में भाग लेने के लिए। पूरी दुनिया से कितने आदमी गए? पूरी दुनिया से अंग्रेजों ने वहां पे 32 लोग बुलाए, अलग अलग, जिनमें एक अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, वुडरो विल्सन। क्या नाम था? लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ पब्लिक। पब्लिक किसका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में? अब तुम मरे हाथ नहीं खड़े करो तुम। लोक प्रशासन रहा है तो उसका पिता कौन है? वुडरो विल्सन। कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता, उसे लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। वो आया हुआ था उसमें। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया हुआ था, लॉर्ड जॉर्ज। फ्रांस का प्रधानमंत्री आया हुआ था, क्लीमेंसु। इटली का आया हुआ था, ओरलैंडो। जापान से गया हुआ था, सोयोजी। भारत से एक ही आदमी बुलाया गया, गंगा सिंह। कौन बुलाया गया? तो पेरिस शांति सम्मेलन में जिसमें पूरी दुनिया के 32 लोग आए थे, उसमें एक आदमी भारत से था, वो कौन था? कब बुलाया गया पेरिस शांति सम्मेलन? 1900। देखो, और वो 5 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और कहा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसलिए इन 5 देशों के खिलाफ एक्शन लिए गए। और पेरिस में बैठ के ड्राफ्ट तैयार किए गए कि इन पे क्या क्या जुर्माने लगाने। अब सबके ड्राफ्ट तैयार कर लिए, फिर कहा अब इनसे साइन करवाओ। तुर्की वालों से जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम बना सेब्रे की संधि। क्या संधि थी? ऑस्ट्रिया वालों के साथ जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम बड़ा बाद में आपके सेंट जर्मे की संधि। हंगरी वालों से जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम पड़ा बाद में ट्रियानो की संधि। बुल्गारिया के साथ में जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम पड़ा न्यू इल्ली की संधि। ये जगह का नाम है न्यू इल्ली में, बुल्गारिया से साइन करवाई इसलिए संधि का नाम क्या है? न्यू इल्ली। सेब्रे में तुर्की से साइन करवाई, संधि का नाम क्या है? सेब्रे की संधि। जर्मनी से जिस जगह साइन करवा गए उस जगह का नाम है वर्साय। क्या नाम है? इसलिए आप उसको बोलते हो वर्साय की संधि। नाम सुना होगा? उस वर्साय की संधि पे एक इंडियन के साइन है, गंगा सिंह। किसके साइन है? क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन इंडिया से गया ही कौन था? तो याद रहेगी बातें। तो ये पेरिस शांति सम्मेलन इन 5 देशों के खिलाफ क्या एक्शन लेना उसके लिए बनाया गया था। उसी साल वो राजस्थान की पहली नहर लेके आ रहे थे, गंग नहर। क्या लेके आ रहे थे? राजस्थान में सबसे पहले कोई नहर आई थी, तो नहर कौन सी थी? इस गंग नहर का जो इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम था कंवर सेन। जो इंजीनियर था उसका नाम क्या था? कंवर सेन नाम का इंजीनियर था। ये गंग नहर राजस्थान की पहली नहर है। ये नहर जब लेके आए थे तो इसका उद्घाटन कौन करे? तो अंग्रेजों के साथ में रिश्ते अच्छे थे, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल को खुद को ही बुला लिया, तुम आ रहे उद्घाटन करने। तो उद्घाटन करने आया था लॉर्ड इरविन। कौन आया था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। तो उद्घाटन भी किससे करवाया गया? लॉर्ड इरविन से। अपने गंगानगर के अंदर एक जगह पड़ती है शिवपुरी हेड। कौन सी जगह? यहां पे उद्घाटन करवाया गया। तो उद्घाटन तो कहां पर करवाया गया? शिवपुरी हेड कहां पर था बताओ देखे? किसने उद्घाटन किया? कौन सी नहर का? जो कि कब लेके आए थे? जो कि राजस्थान की। और इसके इंजीनियर कौन हुआ करते? अच्छा, अपने कोई भी शुभ काम करते तो मंत्र बोलते, पंडित जी को बुलाते, यज्ञ वगैरह करवाते। साहब गंग नहर तो राजस्थान की पहली नहर है, नहर से सिंचाई होगी, इससे शुभ काम तो हो भी क्या सकता है? नया काम हो रहा था, तो नए काम की शुरुआत पंडित जी से करवाई जाए। साहब पंडित जी कौन बुलाया जाए? कि भारत में कोई ढंका पंडित तो वो बुलाया जाए। सबसे ढंके पंडित जी थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? तो यहाँ गंगानगर में मंत्र कौन पढ़ रहे थे? चंदा लेके गए थे। चंदा लोगे तो मंत्र बोलने पड़ेंगे। इसके पुरोहित जी कौन थे? मदन मोहन माल।